वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनलॉक लीगल प्रॉब्लम चैनल पर, जहां मैं एडवोकेट स्वाति जोशी आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को लॉक नहीं अनलॉक करती हूं। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे दल विरोधी कानून पर, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया है, जिसके द्वारा किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह सदस्य चाहे संसद के हो चाहे राज्य विधानमंडल के हो। राज्य विधानमंडल से तात्पर्य राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों से है। भारतीय मूल संविधान का भाग नहीं था। दल विरोधी कानून जो भी है, ये भारतीय मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची अर्थात दल विरोधी कानून को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 के अंतर्गत भी संशोधन किए गए हैं। इस कानून द्वारा चुने गए सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जो कि सदस्य किसी अन्य पार्टी से चुने जाते हैं और चुने जाने के पश्चात किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उन सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राजनीतिक दल बदल को रोकना और संविधान के मूल्यों का संरक्षण करना। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यह कानून संसद तथा राज्य विधानमंडल के अंतर्गत भ्रष्टाचार और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है, अर्थात आया राम और गया राम जैसी प्रथाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह कानून निर्दलीय सदस्यों पर भी लागू होता है। जो सदस्य चुने जाने के पश्चात किसी एक राजनीतिक दल का हिस्सा हो जाते हैं या किसी एक राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, यह प्रावधान उन पर भी लागू होता है। यदि 2/3 सदस्यों द्वारा दल बदल किया जाता है तो उस पर दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। अर्थात मान लीजिए किसी भी राज्य के अंतर्गत 90 सदस्यों किसी दल से चुन करके आए, उसमें से 60 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल को ज्वाइन कर लिया जाता है या किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है, तो वहां दल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें किसी भी तरह से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि 2/3 सदस्यों द्वारा एक साथ एक राजनीतिक दल को छोड़ दिया जाना और किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण किया जाना दल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता का सिंबल नहीं होगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पहले केवल 1/3 सदस्य ही यदि एक दल से दूसरे दल में परिवर्तित हो जाते थे या एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, तो उन पर भी अयोग्यता नहीं साबित की जा सकती थी। अर्थात 91वें संविधान संशोधन से पूर्व में 2/3 के स्थान पर 1/3 सदस्य ही एक दल से छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो सकते थे। यानी 90 में से केवल 30 सदस्यों द्वारा भी एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उन पर अयोग्यता साबित नहीं होगी, अर्थात उन पर दल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। परंतु 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 के बाद में अब 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मर्जर अयोग्य नहीं होता है। यदि 2/3 सदस्य एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। कि अयोग्यता का फैसला स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसे भी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि स्पीकर और अध्यक्ष स्वयं भी किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। उनके द्वारा लिया गया फैसला अपनी पार्टी के हित में ही होता है और सामान्यतः वह अपने पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए ही किसी फैसले को देते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण माना जाता है। न्यायपालिका को प्रारंभ में इस संबंध में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी, परंतु वर्तमान समय के अंतर्गत दल विरोधी कानून न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। इस तरह मैंने आपको दल विरोधी कानून से संबंधित प्रत्येक तथ्य को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आई होप आपको ये लीगल इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को अनलॉक कर सकूं।